अगर फैमिली कोर्ट से नोटिस आपको मिले तो उस नोटिस को मिलने से पहले या बाद में कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आज इस विषय पर मैं आप सभी व्यूअर्स के साथ चर्चा करूंगी। जैसे कि आप सभी को मालूम ही है कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई भी पारिवारिक डिस्प्यूट्स यानी कि फैमिली डिस्प्यूट्स के चलते कोई केस चल रहा हो, तो वो आपका केस फैमिली कोर्ट में चलता है। लेकिन फैमिली कोर्ट में केस चलते-चलते आपके पास कोर्ट का नोटिस भी आता है और किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे इसी तरह के आगे आने वाले लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। जैसा मैंने आप सभी को शुरुआत में बताया, जो फैमिली कोर्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही रहता है कि किसी भी तरह से पति और पत्नी के बीच में अगर विवाद हुआ है तो उसको सुलह के ज़रिए उसको ख़त्म किया जाए, और यही मुख्य उद्देश्य था फैमिली कोर्ट के स्थापना का। अगर विवाह संबंधी विवाद हो, तलाक का केस हो, नल एंड वॉइड का केस हो या सेक्शन 9 का मुकदमा हो, ये सभी केसेस फैमिली कोर्ट में चलेंगे। उसी तरह से अगर डोमेस्टिक वायलेंस के केस की बात करें तो वो फैमिली कोर्ट में नहीं चलता, बल्कि वो आपके इलाके की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के साथ चलेगा। और 498A यानी कि दहेज प्रताड़ना संबंधी जो केस है वो भी फैमिली कोर्ट में नहीं चलेगा, बल्कि आपके इलाके के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने ही चलेगा। और अगर आप मेरी राय मांगे तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपका पति और पत्नी के बीच में विवाद चल रहा हो तो प्लीज़ कोशिश करके उसको घर में ही सुलझाने की कोशिश करें। इस केस को इतना बड़ा ना करें, ये नौबत ही ना आए कि आपको कोर्ट में जाना पड़े। आप कोशिश करें कि घर के अंदर ही सुलझा लें और सुलझा करके एक बात पर पहुँचें कि आप लोगों को साथ रहना है या साथ में नहीं रहना चाहता, क्योंकि कोर्ट के अंदर बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति होती है, भावनाएं आपकी बहुत आहत होती है, वहाँ आपके समय, जीवन और पैसे की बर्बादी भी होती है। तो कोर्ट आपका सदैव अंतिम विकल्प ही होना चाहिए। अगर हम कोर्ट में देखें कि अगर जब आपके पास नोटिस आता है तो नोटिस आने के आपके पास 3 तरह के तरीके होते हैं। आप जो लोग बैठे हुए हैं सामने, आप लोग भी बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोर्ट के अंदर नोटिस भेजे जा रहे हैं तो वो 3 तरह के नोटिस आते हैं। आप बता पाएंगी मैडम कितनी तरह के? 3 तरह। जी, वेरी गुड। 3 तरह के नोटिस हैं। या तो आपको डाक के जरिए आपके पास नोटिस आएगा, या आपके कोर्ट के कर्मचारी के जरिए आपके पास नोटिस आएगा, या आपके पास पुलिस के द्वारा भी नोटिस आ सकता है। अब सबसे पहले हम बात करें कि फैमिली कोर्ट में आपका केस एडमिट हो चुका है और एडमिट होने के बाद द्वितीय पक्ष के पास नोटिस भेजा जा रहा है जज के द्वारा। तो वो नोटिस किस तरह से आएगा? वो नोटिस जब आपके पास आएगा तो एक जो सबसे पहले आपने बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर कोर्ट से आपके पास नोटिस आ रहा है तो उसमें आपकी पिटीशन की कॉपी भी साथ में ज़रूर होनी चाहिए। तो आइए मैं आपको और सावधानियां बताती हूं कि कौन कौन सी सावधानियों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहला, नोटिस उसी को प्राप्त करवाना चाहिए या नोटिस उसी को रिसीव करना चाहिए जिसके नाम पर भेजा गया है। यहाँ आपको घबराना नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए विनी जी, अगर नोटिस आपके नाम पे आया है तो ही आप रिसीव करें। अगर वो मीना जी के नाम पे आया है तो आप उसको रिसीव ना करें, क्योंकि अगर आपने गलती से उसको रिसीव कर दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ मीना की बन जाती है कोर्ट में उपस्थित होने की, जबकि मीना जी को पता ही नहीं कि उसका नोटिस उनको मिल चुका है। तो ये सबसे पहली बात आप सभी को भी मालूम हो गई होगी कि नोटिस वही व्यक्ति रिसीव करे अगर आपका उसके ऊपर नाम आया है, तो यानी कि आपके नाम पर वो नोटिस है। तो दूसरा, बहुत बार हम लोग ये देखते हैं कि डाक के द्वारा नोटिस आता है या कोर्ट के कर्मचारी के द्वारा जब नोटिस भेजा जाता है तो ज़्यादातर लोग उसको ना लेने की लापरवाही कहें, भूल कहें या शानपंती कहें वो करते हैं
कि कुछ पैसे के चक्कर में कि 100-200 रुपया दिया और उस पे लिखवा दिया कि घर पे कोई नहीं मिला, बार बार जाने पे ताला लगा हुआ मिला, तो वो ये सोच लेते हैं कि ये कह के आप बच जाएंगे। यहाँ आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। कोर्ट के अंदर बकायदा आपका केस नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप पर चलता जा रहा है, तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और हाँ, अगर कहीं पर ये नोटिस आपका पुलिस के द्वारा आया है तो आपको किसी भी हालत में उसको वापस नहीं लौटाना है। तो ये हो गई आपकी दूसरी सावधानी। तीसरा, आपके पास नोटिस आ गया विनी जी, आपने नोटिस रिसीव भी कर लिया। रिसीव करने के बाद जब आप कोर्ट में पहुंचेंगी तो वहां पर आपसे कोर्ट के द्वारा पूछा जाएगा कि आपको नोटिस मिला, कौन सी तारीख को मिला। तो आपने क्या करना है, जब भी आप नोटिस लेती हैं तो नोटिस लेते ही उसके नीचे आप अपने साइन करें। साइन करने के बिल्कुल नीचे आप अपना फ़ोन नंबर लिख दें और उसके नीचे अपनी डेट और समय भी लिख दें, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जैसे ही आपने रिसीव किया, रिसीव करते ही 30 दिन के अंदर आपको लिखित जवाब यानी रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में फाइल करना होता है। और अगर आपने वहाँ डेट नहीं डाली है तो अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ वहाँ पर समझ ली जाएगी और किसी भी तारीख से आपके 30 दिन की समय सीमा शुरू हो जाएगी और आप वहाँ पर परेशानी में भी आ सकते हैं। तो तीसरी सावधानी यही रही कि नोटिस प्राप्त करते समय हस्ताक्षर के नीचे अपनी प्राप्ति की डेट और समय और अपना फ़ोन नंबर अवश्य लिखें। चौथी सावधानी जो आप सभी ने बरतनी है वो ये है कि यदि ये नोटिस फैमिली कोर्ट से आया है तो वहाँ पर आपको पिटीशन की कॉपी को अवश्य लेना है और इंश्योर करना है ये भी चीज़ कि वाकई में ये जो नोटिस आया वो फैमिली कोर्ट से आया है। कई बारी लोग दूसरी पार्टी को बेवकूफ़ बनाने के लिए या परेशान करने के लिए, डराने के लिए ऐसे ही भेज देते हैं कि हम कोर्ट से ये नोटिस लेकर के आए हैं। तो वहाँ पर बाकायदा आप चेक कर लें कि जिस कोर्ट से ये नोटिस आया है उस कोर्ट की वहाँ पर स्टैंप है या नहीं है, सिग्नेचर्स बाकायदा हैं या नहीं हैं। तो वहाँ से आपकी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि ये वाकई में कोर्ट से सम्मन हमारे पास आया है या नहीं आया है। पांचवी सावधानी जो आपने बरतनी है वो ये है कि यदि आपको पिटीशन की कॉपी मिली है, क्योंकि पिटीशन में ही लिखा होता है कि आपके ऊपर कौन कौन से लांछन या आपके ऊपर कौन कौन सी बातें कही गई हैं कि आपने किन किन चीज़ों को पूरा नहीं किया है। तो अगर आपके पास पिटीशन की कॉपी नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके खिलाफ कौन सा केस कोर्ट में चल रहा है और आप पिटीशन की कॉपी समन की कॉपी रिसीव करके या नोटिस की कॉपी रिसीव करके आपको लगता है कि आपका काम पूरा हो गया, लेकिन आपको केस में पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो यदि पांचवी आपकी जो सावधानी है वो यही रहेगी कि यदि पिटीशन की कॉपी नहीं मिली है तो अगर आप जहां सिग्नेचर कर रही हैं वहां सिग्नेचर के साथ वहां पर एक बार लिख दें कि पिटीशन की कॉपी इस नोटिस के साथ हमको नहीं मिली है, ताकि जब कोर्ट में आपका ये रिपोर्ट जब लगेगी तो जज साहब जब उसमें पढ़ेंगे कि इसको ये नोटिस तो मिल गया था लेकिन नोटिस के साथ पिटीशन की कॉपी नहीं मिली है, जो कि हमेशा जब कोर्ट के अंदर पार्टीज फर्स्ट डेट पे जाती हैं तो वो यही कहती हैं और इसी बात पर उन्हें अक्सर झाड़ पड़ती है, डांट पड़ती है कि तुम लोगों ने मजाक बना रखा है। तो हर आदमी आकर के झूठ यही बोलता है, लेकिन अगर आपने वहाँ लिखा हुआ होगा तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी और आपको नोटिस की कॉपी वहीं पर मिल जाएगी और तभी सही मायने में आपका जो नोटिस है या सम्मन है उसकी तामील मानी जाती है, उसकी सर्विस मानी जाती है अगर उसके साथ आपको पिटीशन की कॉपी भी मिली हो। तो मैं आप सभी व्यूअर्स को भी एक बात बताना चाहूँगी कि जैसे ही आपके पास नोटिस आ गया, आपने रिसीव कर लिया, उसको ध्यान से पढ़ें, उसको समझें। सबसे पहले अपने खुद के दिल को पूछ लें, तय कर लें कि आप वाकई में करना क्या चाहते हैं। अपनी सारी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। अगर आपको नोटिस मिल गया तो यहाँ से आपको एक नई दिशा तय करनी है। आपके पास कोर्ट जाने से पहले बहुत सारा टाइम होता है, क्योंकि आज आपको नोटिस मिला है, मान लीजिए आज है 9 दिसंबर और आपको नोटिस मिला है 9 मार्च का। तो आपको 9 मार्च का नोटिस तो मिल गया, लेकिन आपका 9 दिसंबर से लेकर 9 मार्च तक का आपके पास बहुत सारा समय है ये सोचने के लिए, तय करने के लिए कि आपको वाकई में अब करना क्या चाहिए। क्या आप वाकई में आप अपनी पत्नी को वापस लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते? अगर आपके बच्चे हैं
तो क्या आप उनको अपने साथ रखना चाहते हैं, या अगर वो आपकी पत्नी के पास हैं तो आप वहीं पर छोड़ना चाहते हैं। अगर आप वाकई में बच्चों को अपने पास लाना चाहते हैं तो अच्छी तरह से सोच करके लाना है, क्योंकि बच्चे के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं, तो वो सारी चीज़ों पर भी अच्छी तरह से सोच लें। आपके पास बहुत सारा समय ऑलरेडी मिल चुका है। और हाँ, ये भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें कि अगर आप पति हैं तो आपकी पत्नी आपके बुलाने से वापस आ जाएगी या नहीं आएगी, ये सारी चीज़ों को सोच के ही आपने डिसीज़न लेना है। तभी आपने दिशा निर्देश तय करने हैं कि वाकई में अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। और अगर आपकी पत्नी आना चाहती है या नहीं आना चाहती है, इन सब चीज़ों पर अच्छी तरह से आप लोगों को सोच विचार कर लेना है। क्योंकि अगर आपको ये भली भांति पता है कि आपकी पत्नी आपके नोटिस मिलने के बाद भी नहीं आने वाली, तो आपको वो केस करना है अपने वकील से सलाह लेकर के, जो कि केस डाला जाना चाहिए। अनावश्यक रूप से आप गलत केस डाल करके अपने आप को भी और सामने वाली पार्टी को भी परेशान करने की ना सोचें, क्योंकि इससे सामने वाली पार्टी बिल्कुल भी परेशान नहीं होने वाली। अल्टीमेटली आपको कोर्ट में जज के सामने जवाब देना है कि आपने ये केस क्यों डाला, तो असली परेशानी आपके साथ आने वाली है। तो आप सभी को अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना है। ये भी आप सोच लें कि अगर आपकी पत्नी ने वाकई में मन बना ही लिया है और उसने कोर्ट में 498A का केस कर दिया है, 125 भी कर दिया, डिवोर्स का केस भी कर दिया, डीवी एक्ट का केस भी कर दिया, या गार्जियनशिप में भी उसने कुछ डाल दिया, कस्टडी का केस कर दिया, तो क्या आपको लगता है कि अब आपकी पत्नी आपके पास आकर के रहने वाली है? नहीं। तो यहाँ आपको ये अच्छी तरह से देखना है कि अगर आपकी पत्नी ने वाकई में मन बना ही लिया है, तो अंत में आप सभी के लिए एक बात फिर से दोहराना चाहूँगी कि अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखें और अपना दिमाग कहीं और लगे, इस विषय में भी आपने आगे सोचना है। चलिए, एक आखिरी पॉइंट कि आपने और कौन सी सावधानी बरतनी है कोर्ट के नोटिस आने के बाद। छठी जो सावधानी है वो ये है कि नोटिस को ध्यान से पढ़ें, समझें और सबसे पहले ये तय कर लें कि आप खुद क्या करना चाहते हैं। अपनी भावनाएं नियंत्रण में रखें, जो कि मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ पहले ही। और एक आखिरी बात कि जैसे ही आप कोर्ट के अंदर जाएं तो जाते ही जज साहब के सामने सबसे पहले जो आपने बात रखनी है वो मीडिएशन की रखनी है। कोशिश करें कि दोनों पक्ष अलग से कोर्ट में जज साहब से बात करें, ताकि आपकी पत्नी की जो बात है कि वो आखिर में वो वाकई में चाहती क्या है, वो मीडिएशन में अपनी बात को निकाल करके रख सके, जो कि आपको कोर्ट में नहीं पता चल पा रहा, या कोर्ट में जो पिटीशन की कॉपी आई है उससे भी आपको नहीं पता चल पा रहा। तो मीडिएशन में हो सकता है कि वो अपने दिल की बात कह दें, और जो आप अपनी दिशा को डिसाइड नहीं कर पा रहे थे वो आप अपने दिशा निर्देश अच्छी तरह से डिसाइड कर सकें। ये छोटी छोटी जानकारियां थी। इन जानकारियों का आप सभी को मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी अपने आप में जानकारियां दिखती ज़रूर हैं, लेकिन इसके परिणाम अक्सर बहुत गंभीर होते हुए हमने कोर्ट के अंदर देखे हैं। कई बार इसी तरह की जानकारियों के अभाव में बहुत लोगों को धोखा खाते हुए हमने देखा है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरह के और लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।